और इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई है आपको। वाकई में नंबर्स जो है ऐतिहासिक है। 15 साल के बाद ममता जी का जाना और आपका सत्ता में आना, ये इतनी धमक के साथ होगा, शायद इसकी कल्पना नहीं की थी लोगों ने। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात कह दूं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। आज हम सबों के लिए बहुत भावुक क्षण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पहले संस्थापक नेता थे। वो देश के लिए शहीद हुए थे। और आपके दर्शकों को मैं बता दूं, जब वो बिना परमिट के कश्मीर में घुसे, ये मानपुर शायद चौकी थी जम्मू में, तो उन्होंने अपने यंग सेक्रेटरी को कहा, जाओ देश को बता दो मैं बिना परमिट के कश्मीर में घुस गया। उस यंग सेक्रेटरी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और बाद में वो वहाँ शहीद हो गए, आपको मालूम है। उनको इलाज नहीं किया गया। और देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। आज वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि आज तृप्त हो रही है। हम सब जगह फैलते थे, लेकिन वहां पर सीमाएं थीं, आप जानते हैं, उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। ये समीक भट्टाचार्य वहाँ के अध्यक्ष हैं। वो हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने युवा मोर्चा में काफ़ी समय काम किया है। मैं उनको 2 दिन पहले बधाई दिया कि क्या चल रहा है, तो उनका एक शब्द मुझे बहुत अपील किया, इसलिए मैं उनका नाम लेके बता रहा हूँ कि रवि जी, ये चुनाव रिजेक्शन का चुनाव है, इलेक्शन नहीं है। और इतनी बड़ी जो आप सीट देख रहे हैं ना, ये सही में उसका सही आकलन है। देखिए, बंगाल की एक चीज क्या दिखाती है, अहंकार जब होता है, एरोगेंस। ममता जी ने ये एरोगेंस, विपक्षियों की पिटाई करना, बूथ को कैप्चर करना, महिलाओं के बलात्कार को ढकने की कोशिश करना, वो तो अपनी जगह है। जिस तरह से उन्होंने जुडिशरी को धमकाया, इसको आप क्यों भूलते हैं? कभी आपने सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए जबकि उनके वकील खड़े हैं? कभी आपने सुना है कि उनके अपील पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त किया, उस पर हमला करा के उनको 7 घंटे बंधक रखा जाए? हाई कोर्ट के अंदर तृणमूल से जुड़े वकीलों ने क्या क्या किया, इसकी चर्चा उन्होंने कई बार कर चुके हैं। तो क्या पत्रकार, क्या जनता, क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या भद्रलोक, आज जो आप भद्रलोक की चर्चा करें, मैंने बंगाल में काफ़ी काम किया है। और आपको बताऊं कि जो संदेश खालिया यहाँ जांच करने में गया था एक टीम के लीडर के रूप में, हमें वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। और बाद में मेरे साथ जो कुछ सीआरपीएफ के लोग थे और फिर सीआरपीएफ के बाकी लोग आए, तो थोड़ा वो लोग हटे। हमने कहा, मैं हटने नहीं वाला हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। ऐसा होता है क्या? जब ये अहंकार होता है ना, जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, जनता हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, आप भद्रलोक की बात कर रहे हैं। कलकत्ता में सैकड़ों मेरे परिचित लोगों ने बताया कि हम यहां से निकल नहीं सकते वोट देने। और इस बार चुनाव आयोग ने क्या काम किया कि उसी कॉम्प्लेक्स में बूथ बनवाया। और बाकी आपने देखा, जो आप सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ममता जी के मैं आज बिल्कुल ईमानदारी से बोलूंगा, मैं उनका प्रशंसक रहा हूं, जिस तरह से वो उन्होंने लेफ्ट को उखाड़ा था। लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद उनका अहंकार, उनका अत्याचार और उनकी जबरदस्ती और लोकतांत्रिक तरीके से आचरण, वो लेफ्ट से भी 100 गुना आगे बढ़ गया। रविशंकर जी, ममता जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी बीजेपी को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बूथ न छोड़ें, टिके रहें वहां पर, काउंटिंग सेंटर्स न छोड़ें। अच्छा है, उनको अपनी बात कहने दीजिए, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अभी भी वो ट्रेंड को समझ नहीं रही हैं, तो कूप मंडूक में है। और मैं क्या बताऊं आपको रजत जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं। तो इसलिए ये जब इस पूरे बंगाल के इस निर्णय को प्रामाणिकता से समझे बिना आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। और माननीय रजत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत को आपने बहुत देखा है।
बंगाल बंकिम चंद्र की भूमि रही है, बंगाल बिपिन चंद्र पाल की भूमि रही है, बंगाल रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की भूमि रही है, बंगाल अरविंदो घोष की भूमि रही है। उनकी जो परंपरा थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, उसको बाकी अगर विधान चंद रॉय को छोड़ दीजिए तो बाकी कांग्रेस हो या लेफ्ट तो बिल्कुल ये वोट बैंक का ऐसा जुनून सर पे बल के बोला कि वो पूरी विरासत खत्म हो गई है। आज वो विरासत ने अपने को एसर्ट किया है। तो गुड गवर्नेंस, एरोगेंस के खिलाफ और एट्रोसिटीज के खिलाफ ये जो बदलाव की चाहत है ना, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से वो बार बार कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने, सबने मिलकर बीजेपी को मदद किया। रजत जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे प्रकार से उत्तर दूंगा। ममता जी ने किसको छोड़ा? जो उनके अत्याचार में सहयोगी है उस पर वो शांत रहती है या प्रशंसा करती है? मैं फिर कहूंगा, जो वहां म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव या ग्राम पंचायत के चुनाव में जो अत्याचार होता था, आप नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं 2-3 बार जांच करने गया हूं और मेरे साथ पत्रकार भी गांव में जाते थे, तो गांव वाले चिल्लाते थे कि अब तुम क्यों आए हमको पिटने में देखने को? तो पत्रकारों ने कहा हमको भी कहाँ हिम्मत थी, हमें भी परमिशन नहीं थी। और आज मैं रजत जी, उस परिवार को मैं याद कर रहा हूँ। मैं एक गांव में गया था और हमारा कार्यकर्ता था, उसकी बहू थी, वो पेट से थी, इतना मारा था, उसके घर को तहस नहस किया। सड़क से लगभग 8 किलोमीटर था। हमने कहा चलो पैदल चलते हैं, और बाद में वो हिम्मत मुझे दिखाई पड़ रही है। एक और मैं गांव में गया था रजत जी, आज मैं फिर उस मिस्त्री को याद करता हूं। वो तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम, उसने पैसे कमाए थे, अच्छा मकान बनाया था, वो मोदी जी के प्रति समर्पित था, उनकी फोटो लगा दी थी अपने मकान के सामने। अरे इतना पिटाई किया उसकी बूढ़ी माँ की, उसका घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। मैं उसको भी देखने गया था। तो इस भय के वातावरण को कैसे आपने दूर किया, कैसे तोड़ा ये भय? मैं बताता हूं। जनता के अंदर मैं देख रहा था। मैं संदेश खाली की अपनी बात आपसे कह रहा हूं। जब वहां पर मैं पहुंच गया, हमारे टीम के बाकी एमपीज पहुंच गए, तो एक साथ 5-10 हजार लोग जुट गए, बच्चे जुट गए। हमने कहा खड़े रहो, हम लोग बात करेंगे। और बाद में हमारी जो अभी लड़ रही है, उस समय एमपी का चुनाव लड़ी थी, वो भी आई। हमने कहा आओ बेटा खड़ी हो जाओ हम लोग के साथ। और बाद में पुलिस वाले ममता जी के देख रहे थे, तो मैंने महसूस किया था कि उनके अंदर में खौफ बहुत है और उनके अंदर में गुस्सा भी बहुत है। इस गुस्से को अगर हम लोग ठीक से हैंडल कर पाए तो मुझे बदलाव के संकेत दे रहे थे। और जहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करूँगा रजत जी, उनकी लोकप्रियता, उनकी सोच, अमित शाह जी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी हिम्मत है, वो तो कमाल की है भाई। तो जब ये एक मैसेज चला जाता है ना, तो जनता को लगता है कि नहीं, गृह मंत्री साथ में खड़ा है, प्रधानमंत्री नाव में घूम करके झालमुड़ी खा रहे हैं और हमारे साथ हैं, तो हम डटेंगे। और देखिए रविशंकर जी, वहां लोगों को लगता था कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पिटाई करेंगे, और जब वो पिटाई करेंगे, वो जब लूटेंगे तो पुलिस उनका साथ देगी, पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, कहीं से प्रशासन से आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ये डर तो लोगों के मन में था। ये बिल्कुल सही कहा। इसलिए चुनाव आयोग पर क्यों उबल रही है इतना? वो ममता जी पर चुनाव आयोग और टीएमसी क्यों चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर नियंत्रण किया है? बार बार कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा वी विल नॉट इंटरफियर, कल तक कोर्ट में गए थे। तो इसका संदेश तो जाता है ना। इस पूरे ईमानदार चुनाव की प्रक्रिया को रजत जी फ्रस्ट्रेट करने की कोई कोशिश छोड़ी गई क्या? मैं फिर आपसे पूछता हूं। आज मैं आपसे कह सकता हूं बड़ी विनम्रता से, कई जजेस भी
खौफ के साए में रहने की बात करते थे, खास करके उस घटना के बाद कि क्या क्या होगा। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, सबका नतीजा सामने आया है और जनता तो देख ही ली। और जनता ने तो अपना काम किया। 93% वोट बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे आपको आज मैं बता रहा हूं कि मैंने कई लोगों से संपर्क किया, भद्र लोग कई अपने परिचित हैं। रविशंकर जी खाली हमारा वोट पुर्जा छीने नहीं, जब हम अपने फ्लैट से बाहर निकले बूथ के बीच में, बाकी आप छोड़ दीजिए, देखिए कितनी जनता निकलती है, वो दिखाई पड़ रहा था। मैं फिर कह रहा हूं रजत जी, आप इतने अनुभवी कि मैं आपको क्या बताऊं, ये जो बीजेपी का जो मार्जिन 190 प्लस का आ रहा है, जो रहेगा और आगे बढ़ेगा, तो ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको समझना चाहिए। और एक मैं एग्जिट पोल के चैनल का नाम क्या लूं, उन्होंने 195 प्लस कहा था ना, उन्होंने 2021 के चुनाव में तो ममता जी की जीत बताई थी 200 सीट पर, तो उस समय वो ठीक थे और आज उन पर परेशानी हो रही है। तो मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं, मैंने जनता का मूड स्वयं देखा है, चुनाव में देखा है, तो नरेंद्र मोदी के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, भरोसा है। और अमित शाह ने जिस प्रकार से काम किया और हिंदू जागा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। जब आप जाते थे पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए, कैंपेन के लिए, पार्टी का काम करने के लिए, तो क्या सुनाई देता था, क्या लोग कहते थे आपसे? देखिए, मैंने फिर आपसे कहूंगा, इधर तो चुनाव में अपनी जगह पर है, मैंने 3 बार पार्टी ने मुझे 2 बार एमपीज का नेता बना के भेजा और 1 बार मैं साथ में गया था। आपके चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, चुनाव हुआ था जिला परिषद का, बाकी सबकी जांच करने के लिए। और मुझे एक गांव आपको बताता हूं, वहां हम लोग गए थे। उस गांव, वो ट्राइबल गांव था, ट्राइबलों ने क्यों वोट दिया इसको समझिए आप रजत बाबू। उस गांव में एक व्यक्ति नहीं था, एक मतलब सब डर के भाग गए थे। बहुत मुश्किल से साथ एक बहू एक घर में मिली, तो हमने कहा एक ही नियाशोन तुम्ही, एक ही नियाशोन। थोड़ी मैं बंगला बोलता हूं, तो बहुत मुश्किल से आई, तो बोली आमी बोलोन की। तो उसकी आंखों में जो खौफ था उसने मुझे बहुत विचलित किया था। तो हमने कहा प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, तो फिर वहां पर एक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा गया था, वो बीजेपी का जो स्टॉल था, हमने कहा आओ यहीं 1 घंटा बैठते हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी करते हैं। तो रजत जी, मैंने ममता के राज में इस तरह का अत्याचार होगा, नीचे में खौफ होगा, पिटाई होगी। बाकी तो कार की बात हम लोग बहुत कहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, जो मेडिकल छात्रा के साथ हुआ बाकी हुआ, लेकिन जो गांव में अत्याचार, आपको बताऊं, मैं जलपाईगुड़ी गया था, वहां पर जो देखा आपके, और अस्पताल में जो पिटाई हुई थी, सब पिट करके लोग आज बीजेपी को वोट दिया था। और उसमें हमारा एक कार्यकर्ता को भाला मार दिया था उसके पेट में। मैं निकल रहा था अस्पताल देखने के बाद, रजत बाबू क्या बताएं, मैं भावुक हो रहा हूं। उसकी पत्नी आकर के हमारे शरीर से लपट गई कि इनको बचा लो, इनको बचा लो, यही स्थिति थी। तो आप क्या समझते हैं, ये सब लोग देखते नहीं है क्या? और लोगों में गुस्सा आता है कि मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मिला तो जनता ने जवाब दिया है। नहीं, ये बात आपकी सही है, ये तो ऐतिहासिक मौका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बहुत सालों तक किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो इसलिए अब वहाँ सरकार चलाना और भी बड़ा चैलेंज होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मोदी जी स्वयं बंगाल के विकास की चिंता करेंगे, अमित शाह जी चिंता करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक चुनौती भी, एक अवसर भी है। आज बिहार में, रजत जी आप बहुत दिन से नहीं आए, जरा बिहार की सड़कों में घूम आइए आप, जरा पटना का मरीन ड्राइव घूम आइए आप, जरा पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए आप, जिसको भ्रमण में कुछ मैं काफी सक्रिय रहा हूं। पटना, बिहार के हर गांव में बिजली है,
ये बदलाव हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार से बंगाल में बदलाव होगा, विकास भी होगा, उद्योग भी आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में जो उद्योग की रही है पूरी परंपरा, वो जागृत होगी। और रजत जी, मैं आपसे एक बात और भी कहूंगा, आपकी रिसर्च टीम को कहिए कि जो बजट एलोकेशन होता था उसमें उद्योग पर ममता जी कितना खर्चा करती थी और मदरसों और मौलवियों की तनख्वाह पर कितना बजट का खर्चा करती थी, ये भी एक बार निकलवा लीजिए, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। दो तीन डाउट्स हैं जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के लोग अभी से कहना जिन्होंने शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जो एसआईआर में वोट कटवाए, वो वोट कटवाने की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। रजत जी, हमारे बिहार में एक कहावत है, उसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, थेथरलॉजी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए आप? ये एसआईआर बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? कितने वोट कटे? राजीव गांधी घूमने गए थे कि नहीं गए थे? ये एसआईआर तमिलनाडु में हुआ कि नहीं हुआ? ये एसआईआर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? यूपी में हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां केरला में हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां तो कोई समस्या नहीं है। ये समस्या सिर्फ बंगाल में ही क्यों है और इसको समस्या बताने की कोशिश क्यों की गई? सुप्रीम बंगाल कोर्ट ने में बार बार जितना सहूलियत देनी थी दिया। बंगाल में रविशंकर जी, उनका कहना है ये कि वहां पर जो मुस्लिम वोटर है मेजॉरिटी में, वो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं। ये बात सब जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। इसलिए मुस्लिम वोटर्स के वोट कटवाए गए कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैलकुलेट करके इलेक्शन कमीशन की मदद से। ये उनका आरोप है ना। जो एब्सेंटी वोटर थे, जो वोटर रहते नहीं हैं, जो मर गए, वो कानून के अनुसार वोटर रजत जी नहीं बन सकते, आप भी जानते हैं। मैं आपको इसका काउंटर क्यों नहीं दूं कि उनके वोटों से छपवा कर ममता जी की जीत होती थी। ये लेफ्ट भी करते थे, वो ये भी करती है। तो ये बताइए कि ये जो पूरा वोटर लिस्ट की क्लीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर मैं कह रहा हूं, बिहार में तो बहुत बड़ा इशू बनाया राहुल गांधी ने और हमारे तेजस्वी बाबू ने, क्या हुआ? बाकी जगह तमिलनाडु में इसका कोई तर्क नहीं है। मैं इस पर कहना चाहूंगा, ममता जी से मैं एक ही बात कहूंगा, जमीन की नेता हैं, आज बुरी तरह से हार रही हैं और हारेंगी। एक बार ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। ममता दीदी, कृपया करके आप एक बार करिए कि जिस तरह से आपने गुंडई, लूट, भ्रष्टाचार का राज तांडव छेड़ रखा था, उससे हार हुई है आपकी। आज तो ये लग रहा है कि अहंकार जो डर भी कभी नहीं होना चाहिए। जो डर उन्होंने क्रिएट किया था, वो डर ट्रांसफर हो गया है। अब उनके मन में डर है, अब तृणमूल कांग्रेस के लोगों के मन में डर है। देखिए रजत बाबू, जितने अत्याचार किया उनको तो जवाब देना पड़ेगा। नाउ इट इज ए पे बैक टाइम, व्हाई नॉट? जिन्होंने खौफ किया है, पीटा है, सब कुछ। मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं ना, मैंने आपको कई घटनाएं बताई ना। क्यों नहीं जवाब होना चाहिए? संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं, जो मुस्लिम माफिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो कार्रवाई होती क्या उसका राज चलता था? तो ऐसे लोगों की जवाबदारी बनेगी और बननी चाहिए भी, बिल्कुल बननी चाहिए। देखिए, ऐसे जो माफिया हैं या जो लूट करने वाले लोग हैं, अत्याचार करने वाले लोग, उनको डर के रहना चाहिए। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर मुसलमान को डर के जीना पड़ेगा? इसका कोई आधार नहीं है। अच्छा क्या रजत बाबू, आपने एक सवाल किया, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा अपने एक ऑब्जर्वेशन से, जो मैंने आपकी अदालत में दिया था जब सीए आया था। वहां सिर्फ मुस्लिम लोगों को आपने बुलाया था, मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था, और मैं उसको दोहराना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों का साथ अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे।
क्या ऐसा हुआ क्या कि अगर गैस की सुविधा दी गई तो मुस्लिम गांव को नहीं दी गई? अगर हर गांव में बिजली आएगी तो मुस्लिम गांव में नहीं आएगी? अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनेगी तो मुस्लिम गांवों को बाईपास करेगी या नेशनल हाईवे बाईपास करेगा? जबकि लालू जी अखिलेश जी करते हैं, क्षमा करिए आप, मैं जानता हूं बिहार में, यहां मत करो, यहां हमको वोट नहीं मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से महसूस करती है कि सबका साथ सबका विकास करना है, तो ये हमारी ड्यूटी है। वोट दिया या न दिया, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। वही यहां भी होगा। आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया, आप हमारे काम को देखिए, हम सबकी चिंता करेंगे। आप मुझे एक बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं, जो पूरा जो वैक्सीन लगा था कोरोना के समय में, वो वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्टर था, तो हर लोगों के मोबाइल पर जाए, ये भी हम लोग फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, क्या उसमें क्या मुस्लिम गांवों को छोड़ा गया क्या? नहीं ना। तो ये सारी चीजें तो सामने है ना। तो वही प्रशासन का विभेद रहित जो मानक है वो बंगाल में भी चलेगा। डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, अपीजमेंट नो, टेररिज्म नो, गुंडागर्दी नो, यही तो गुड गवर्नेंस है। देखिए, पहले जब सीपीएम की सरकार थी तो उनकी गुंडागर्दी थी, फिर तृणमूल की सरकार आई तो उनकी गुंडागर्दी हो गई। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो उसी रास्ते पर नहीं चली जाएगी? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या हम एक ही जगह सरकार में हैं क्या रजत बाबू? आज बीजेपी 17 प्रदेशों में हमारा मुख्यमंत्री है ना, है कि नहीं? वहां हमने ऐसा कुछ किया है क्या? पूरे भारत में राज कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ किया है क्या? तो नहीं किया तो वहां भी नहीं करेंगे। ये तो हमारे, आप रिकॉर्ड पे जाइए ना। एंड आज मैं आपके माध्यम से बंगाल की जनता के, हर वर्ग की जनता को अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको एक आंख से विकास के मानक पे देखा जाएगा, लेकिन हां, भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार नहीं, गुंडागर्दी नहीं, तुष्टीकरण नहीं, ये साफ होगा। जी रविशंकर जी, आपने जो बातें कही हैं ये वाकई में पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा और बढ़ाएंगी। उन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है और ये जिम्मेदारी का एहसास आपको है, ये जानकर अच्छा लगा।